नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं इस समय मौजूद हूं नवीन सक्सेना स्टूडियो में, और इन खबरों पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज, स्वागत है आपका। धन्यवाद। खेल जगत की जिन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहले हॉकी एशिया कप, जिसके लिए भारतीय पुरुष टीम की घोषणा हो गई है। हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे। भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नरूका ने एशिया निशानेबाज चैंपियनशिप में पुरुष स्कीट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की आज जारी हुई है ताजा एक दिवसीय मैचों की रैंकिंग, जिसमें बैटर्स में भारत के शुभमन गिल 784 अंकों के साथ पहले स्थान पर कायम है। और फुटबॉल में ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में इस समय कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल का सामना डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब से हो रहा है। सबसे पहले बात हॉकी एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई है। हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे और ये टूर्नामेंट इस महीने की 29 तारीख से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में खेला जाएगा। बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होने वाला है, और खासकर बात करें बिहार की तो वहां पे इस तरह के टूर्नामेंट लगातार अब आयोजित किए जा रहे हैं, विशेषकर हॉकी की बात करें। जी हाँ, पीछे एक टूर्नामेंट हुआ था और अब तो क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होगी, वर्ल्ड कप जो होगा, उसका एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट आप इसे कह सकते हैं, तो इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस पे और जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विशेष शुक्ला। आइए पहले उनकी रिपोर्ट सुनते हैं। बिहार के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत को जापान, चीन और कजाकिस्तान के साथ पूल ए में रखा गया है। भारत 29 अगस्त से चीन के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारत का अगला मुकाबला 31 अगस्त को जापान के साथ और 1 सितंबर को कजाकिस्तान के साथ होगा। हरमनप्रीत की अगुवाई वाली इस टीम में गोलकीपिंग की जिम्मेदारी भरोसेमंद कृष्णा बी पाठक और सूरज करकेरा संभालेंगे। रक्षा पंक्ति में हरमनप्रीत सिंह और अमित रोहिदास के साथ जर्मनप्रीत सिंह, सुमित, संजय और जुगराज सिंह भी शामिल होंगे, जो टीम को मजबूती देंगे। वहीं मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, राजेंद्र सिंह, राजकुमार पाल और हार्दिक सिंह जैसे धाकड़ खिलाड़ी शामिल हैं। साथ ही फॉरवर्ड अटैक की जिम्मेदारी मनदीप सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह के हाथों में होगी, जो किसी भी टीम के डिफेंस को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। नीलम संजीव जेस और सेल्वम कार्तिक को वैकल्पिक खिलाड़ियों के रूप में चुना गया है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स स्कैन। मनोज जी, भारतीय टीम को जिस पूल में अंदर रखा गया उसमें कजाकिस्तान सबसे कमजोर टीम नजर आती है, लेकिन अगर हम चीन और जापान की बात करें तो कहीं ना कहीं भारत को वहां से कड़ा मुकाबला मिलेगा। देखिए, जापान एक समय बहुत अच्छी टीम थी। आप देखिए, एशियन गेम्स में भी उसने हमें हराया भी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस वक्त भारतीय हॉकी का स्टैंडर्ड काफी ऊंचा है। वो बात अलग है कि अभी जो प्रो हॉकी लीग हुई है उसमें भारत को लगातार 7वीं हार झेलनी पड़ी है, लेकिन भला हो, मैं कहूंगा, भारतीय हॉकी टीम का कि जिसने चलते चलते जो है बेल्जियम को हरा दिया। बेल्जियम जैसी ताकतवर टीम को हराकर फिर से भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। अब इसमें आपने जो अभी टीम का जिक्र किया, इस टीम में ज्यादा प्रयोग नहीं किए गए, एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि ये बात समझी भी जा सकती है कि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है ये, और उस दृष्टि से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप देखेंगे, हरमनप्रीत भी हैं, हार्दिक भी हैं, कप्तान उपकप्तान वही हैं, जुगराज सिंह पेनल्टी कॉर्नर के लिए यहां मौजूद हैं। अभी जैसे रिपोर्ट में बताया गया, नीलम संजीव और सेल्वम कार्तिक ये हैं ऑल्टरनेट खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए। यही मुझे 2 उभरते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, और स्टैंड बाई के तौर पर जिसमें एक फॉरवर्ड है, एक डिफेंडर है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी टीम और एक अच्छी बैलेंस टीम दिखाई दे रही है। भारतीय टीम के फॉरवर्ड की बात करें तो कितनी उम्मीदें आपको उनसे हैं? देखिए, वही टीम है, वही खिलाड़ी हैं। सुखजीत सिंह देखिए, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही शानदार बेहतरीन गोल किया था, मनदीप है, शैलेंद्र, ये सारे कुल मिलाकर बहुत तजुर्बेकार प्लेयर्स हैं। शमशेर नहीं है अगर टीम में, तो मिडफील्ड में तो ये समझ लीजिए कि कुछ उनके व्यक्तिगत कारण है। रीहैब कार्यक्रम में गुरजंत अभी जुटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो है बाकी सभी खिलाड़ी जो हैं तजुर्बेकार हैं, और काफी अच्छी उम्मीद आप इनसे कर सकते हैं। कुल मिला के अगर भारतीय टीम को अगर आप देखते हैं फॉरवर्ड से लेके पूरे भारतीय टीम की अगर रक्षा पंक्ति तक देखें, तो आपको कहां लगता है कि वीकनेस कहां पर है, जहां से टीम में थोड़ी सी कमजोर नजर आती है? देखिए, जो वीकनेस हमारी 7 पराजय जो हमने झेली हैं, जो दिल पर पत्थर रखा था हम लोगों ने, उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जी हां, बिल्कुल। लेकिन अब मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है भारतीय हॉकी टीम, और वहां पर अपनी कमियां सुधारेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो एशिया और यूरोप दोनों की मिलीजुली हॉकी खेलता है। और हम केवल परंपरागत हॉकी 5-3-2-1 वाली हॉकी नहीं खेलते, हमने भी मॉडर्न डे हॉकी को अपनाया है, जिसमें हमें कामयाबी भी मिली है। पिछले 2 ओलंपिक खेलों में हमें लगातार मेडल भी हासिल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि
ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हालांकि ये कहना बहुत जल्दी होगी, लेकिन पूल में भारत की स्थिति आप क्या देख पाएंगे? बहुत अच्छी है जी। मैं तो कहूंगा ये भारत को चैंपियन बनना चाहिए, क्योंकि यहां चीन भी उस लेवल की टीम अब नहीं रह गई, जापान का स्तर भी गिरा है, कजाकिस्तान आप पहले ही बता चुके हैं। तो मेरे ख्याल से पूल को क्लियर करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरा भी पूल देखेंगे तो वहां पर भी मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि आपको बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है। लेकिन ठीक है, आप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कड़ी प्रतियोगिता खेलकर आ रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। हॉकी के मैदान से निकलकर अब सीधा आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां पे इस समय डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल का सामना डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब से हो रहा है। ताजा जानकारी के लिए सीधे हम कोलकाता जुड़ते हैं अपने संवाददाता कल्याण लाहा से। हेलो कल्याण, इस समय क्या स्थिति है मैच की, क्या आप बता पाएंगे? देखिए, अभी स्थिति है, दोनों ही टीम एक एक गोल से अभी बनी हुई है खेल में जी। पहले हाफ तो गोललेस था। सेकंड हाफ में डायमंड हार्बर एफसी की तरफ से कोटा जॉन ने 66 मिनट में गोल किया। उसके तुरंत बाद ही ईस्ट बंगाल के अनवर अली ने गोल किया है। अभी लास्ट जो खेल चल रही है अभी 1-1 से दोनों टीम खेल रही है मैदान में। कल्याण, अगर कुल मिला के टीम की बात करें तो क्या दोनों टीमों में किसका पलड़ा आपको इस समय भारी नजर आता है, या आपको लगता है कि एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट या एट द एंड ऑफ द गेम कौन सी टीम जीत की ओर अग्रसर हो सकती है या बढ़ सकती है? देखिए, फुटबॉल में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, और 30 सेकंड आगे भी कुछ भी हो सकता है। ईस्ट बंगाल तो बहुत पुराना टीम है और स्ट्रांग भी है, बट डायमंड हार्बर एफसी भी वो फाइट कर रहा है। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। नवीन जी, कल्याण, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज, हम आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि कल पहले सेमीफाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने शिलोंग लांसोक को हराकर फाइनल में जगह बना चुके हैं। इस मुकाबले में अब तक जो था मुकाबला लगभग बराबर का चल रहा था, जिस तरह से हमने अभी अपने लाइव अपडेट लिया। उसके बाद अचानक ही दूसरे हाफ में एक एक गोल से बराबरी पर आ जाती है दोनों टीमें, यानी कहीं से भी अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा पलड़ा किस भारी होगा। और जैसा कि संवाददाता ने बताया कि ईस्ट बंगाल एक बहुत पुराना क्लब है। बिल्कुल, ईस्ट बंगाल बहुत पुराना क्लब है, मोहन बगान को हराकर पहुंचा है यहां तक। और वहीं अगर आप डायमंड हार्बर की बात करें तो उसने भी मोहम्मदन स्पोर्टिंग को हराया है, तो जमशेदपुर एफसी को हराया है। तो तगड़ी टीमों को हराकर यदि आप आगे तक पहुंचते हैं, और जो स्पेनिश टैक्टिशियन हैं उनके जो वो विकोरा, उनके आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, खासकर डायमंड हार्बर की टीम में। जी, इस टूर्नामेंट को आप किस स्तर पे टेंडर देखते हैं अगर भारतीय फुटबॉल की बात की जाए तो? देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है और जिसमें सारी टॉप टीमें इसमें भाग ले रही हैं। अब आप देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जो, जैसा आपने जिक्र किया, जो एक पहला सेमीफाइनल था जहां उसने डायमंड शिलांग लाजोंग को पराजित किया था। मजेदार बात यह है कि जो खिलाड़ी शिलांग लाजोंग से निकला था और जो विंगर था उनका रदीम तलांग, उसने उसी टीम की को शिकस्त दे दी। यानी आप अपोनेंट टीम में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से खेलते हैं, और आप उस टीम को शिकस्त देते हैं जहां से आप सीखकर आप आगे बढ़े हैं। फुटबॉल की ही बात को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सीधा नेपाल भूटान लिए चलते हैं। सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन हुआ और आज अपने अभियान की जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने नेपाल को पहले ही मैच में 7-0 से पराजित नहीं करेंगे रौंद दिया है, और बहुत शानदार शुरुआत। मैं तो कहूंगा कि इस वक्त महिला फुटबॉल बिल्कुल सही ट्रैक पर है, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हो सकता है कि आने वाले वर्षों में पुरुषों का जो टूर्नामेंट है, पुरुषों की जो टीम है, वो फीफा वर्ल्ड कप में बाद में क्वालिफाई करे और महिला टीम शायद पहले क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 2022-2024 के अगर आप पिछले आयोजन देखेंगे इस टूर्नामेंट के, उसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा। 2010 से 19 तक भारत जो है चैंपियन बना। साउथ एशियन गेम्स में भारत 3 बार चैंपियन बन चुका है इस खेल में। मनोज, भारत का अगला मुकाबला शुक्रवार को बांग्लादेश से होगा और रविवार को मेजबान भूटान से होगा। कौन सी टीम से कड़ी टक्कर नजर आती है? देखिए, बांग्लादेश हमेशा टफ टाइम देता है। मेरे ख्याल से यहां बहुत सतर्कता बरतनी होगी, और मेरे ख्याल से कोचेज जो है जो विमेन टू विमेन मार्किंग जो है उसको वो कर चुके होंगे कि, और उसका पूरा खाका तैयार कर चुके होंगे। मुझे लगता है अच्छा परिणाम, सुखद परिणाम आपको मिलेगा। हालांकि जो आज रिजल्ट आया है उससे भारतीय टीम का जो मनोबल है वो बहुत ऊंचा होगा और बांग्लादेश को हराने के लिए अपना पूरा दमखम दिखाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे नीरा चानू हो, अभिष्टा हो, अनुष्का हो, सबने दो गोल किए हैं। हर कोई अपना गोल करने में पारंगत दिखाई दिया। तो मुझे लगता है एक सही ट्रैक पर है भारतीय महिला टीम।
फुटबॉल के मैदान से अब आपको हम लिए चलते हैं निशानेबाजी के रिंग में। अच्छी खबर, भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नरूका कजाकिस्तान के शिमकेट में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष स्कीट के स्वर्ण पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और ये उनका पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। और इससे पहले ही आज एक और खबर आई थी जब सौरभ चौधरी और सुरुचि इंदर सिंह की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था। लगातार 2 पदक, भारत का दिन आज स्वर्णिम भी है और कांस्य से भी भरा पड़ा है। बिल्कुल, स्कीट इवेंट अगर आप देखेंगे, देखने में बहुत मजा आता है कि एक तरफ से टारगेट आता है और आपको वहीं एंटीसिपेट करके वहां निशाना साधना होता है। ये बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग इवेंट है और इसमें भारत जो है ओलंपिक में भी भागीदारी कर चुका है। राज्यवर्धन राठौड़ भी वो ट्रैप इवेंट में थे, वो भी इससे मिलती जुलती इवेंट है। और अगर आप देखें तो दूसरा, जैसे आपने अनंतजीत का जिक्र किया, वाकई वो बधाई के पात्र हैं क्योंकि जूनियर में भारत को गोल्ड मेडल हासिल हो चुका है, सीनियर में मिलने वाला ये पहला गोल्ड मेडल है। सुरुचि का आपने जिक्र किया, सुरुचि आप देखें, आप मनु भाकर, सुरुचि और पलक, ये तीनों झज्जर की हैं, झज्जर हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं और तीनों ने जो टीम स्पर्धा में जो भारत को कामयाबी दिलाई है वो बड़ी कमाल की है। हरियाणा से 3 निशानेबाज निकल कर आए हैं, जबकि हरियाणा अक्सर प्रसिद्ध रहा है, फेमस रहा है अपने पहलवानों के लिए। तो एक नए खेल की तरह अगर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि अब जो है भारतीय खेल सिर्फ एक राज्य में सिर्फ एक ही खेल तक सीमित नहीं रहे हैं कि अगर आपके एथलेटिक्स हैं वो डाउन साउथ से आएंगे या आपके पहलवान हैं वो हरियाणा से आए या पंजाब से आएंगे, हॉकी है तो वो आपका ओडिशा से आएंगे या झारखंड से आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अब ये टेनिस हो, शूटिंग हो, इसमें अब हरियाणा को काफी मेडल मिलने वाले हैं। मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा कि जिस दिन कोई हरियाणा का खिलाड़ी स्विमिंग में मेडल जीतेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर है। और अब बात कुश्ती की। बल्गारिया में 20 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों की कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में तपस्या 57 किलोग्राम और सृष्टि 68 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंच चुकी है और भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। लेकिन इससे पहले सुमित मलिक ने 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता। कुश्ती में भी लगातार पदों की भरमार है और उम्मीद है कि आज शाम तक या आज रात तक जब यह खेल समाप्त होगा तो 2 पदक हमारी झोली में और होंगे। आप इतना आश्चर्य व्यक्त मत कीजिए, क्योंकि ये अकेला खेल है भारत का ओलंपिक स्पोर्ट्स, जिसमें भारत को 2008 से लेकर पिछले ओलंपिक तक यानी पेरिस ओलंपिक तक लगातार मेडल मिले हैं और किसी खेल में इतने मेडल आपको नहीं मिले हैं लगातार। लेकिन रही बात, आपने जो इसका जिक्र किया तपस्या और सृष्टि का, अब तपस्या जो है 57 किलो में अपनी चुनौती रख रही हैं। उनका मुकाबला अब जो है नॉर्वे की खिलाड़ी से है और नॉर्वे में अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आयोजित की गई थी पीछे। और अच्छी बात यह है कि इस खिलाड़ी ने जापान की खिलाड़ी को हराया है। जापान जो कि विश्व महिला कुश्ती में इस वक्त उसकी तूती बोलती है, वहां की खिलाड़ी को हराकर यदि फाइनल में पहुंचते हैं तो उसका मजा कई गुना बढ़ जाता है। मनोज, यहां पे एक प्रश्न कौन जाता है कि अंडर 20, अंडर 70 इस तरह के खेल में जो जूनियर वर्ग के अगर माने तो भारत बेहतर प्रदर्शन करता है, लेकिन जब हम सीनियर वर्ग में आ जाते हैं तो बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारत के लिए पदक ला पाते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन मेरे ख्याल से कुश्ती में अब मान्यताएं धीरे धीरे बदल रही हैं, क्योंकि अब जूनियर लेवल पर या कैडेट लेवल पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सीनियर में भी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और टर्निंग पॉइंट था सुशील और योगेश्वर की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी, जो उन्होंने पोलैंड और मैनचेस्टर में जब गोल्ड मेडल जीते थे तो उसको उन्होंने आगे एशियन गेम्स में और फिर ओलंपिक में भी दोहराया अपनी उस कामयाबी को। और अब बात क्रिकेट की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की आज जारी हुई एक दिवसीय मैचों की ताजा रैंकिंग में बैटर्स में भारत के शुभमन गिल शीर्ष पर कायम है, रोहित शर्मा दूसरा, विराट कोहली चौथे स्थान पर कायम है। भारत की तूती बोल रही है। जी हां, बिल्कुल। शुभमन गिल चैंपियंस ट्रॉफी, मुझे याद आता है बांग्लादेश के खिलाफ वो मुकाबला जहां उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और पाकिस्तान के खिलाफ 46 रन की पारी खेली थी। अब तो वो T20 क्रिकेट में भी अब वाइस कैप्टन बन गए हैं। वनडे में तो खैर उनकी एक मोनोपोली है, बहुत अधिकार है, और टेस्ट क्रिकेट में जो रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी उन्होंने हासिल की है, वाकई भूतो ना भविष्यति, बेहतरीन खिलाड़ी। मनोज, लेकिन बॉलिंग के अंदर थोड़ा सा नुकसान हुआ है। कुलदीप जो है वो खिसक के तीसरे स्थान पर। चलिए, ये होता रहता है उतार चढ़ाव। मुझे लगता है दोबारा से कुलदीप जो है अपने उस मुकाम को फिर से हासिल करेंगे। चलते चलते हम आपको बता दें कि लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इस बिल में कहा गया है कि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन पैसों पर आधारित किसी भी तरह गेम पर रोक रहेगी। और इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं को ऐसे खेलों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है और सरकार ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा भी देना चाहती है। मनोज, जो बहुत सी बातों पर चर्चा हम आपसे करना चाहते थे, बहुत से आंकड़े आपसे सुनना चाहते थे, लेकिन वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारे साथ थे खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मुझे नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।